पिछले भाग में आपने देखा कि मयंक कविता को उस गंदगी से बचा लाता है और अब अपने घर ले जा रहा है और कहता है तुम्हें किसी से मिलवाना है। कविता पूछती है लेकिन मयंक उसे बताता नहीं है। अब आगे। नो नो माय डियर, इतनी भी जल्दी क्या है, घर पहुंचकर स्वयं देख लेना। मयंक कविता को चिढ़ाने लगता है। अच्छा तुम ना बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही हो बस। कविता ने रूठते हुए कहा। बस? आगे क्या? बस से क्या मतलब है तुम्हारा? पहले भी हैंडसम था और अब उससे ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? मयंक ने रूठी हुई कविता के चेहरे को एक हाथ से बड़े प्यार से अपनी ओर घुमाते हुए कहा। बड़े आए हैंडसम। शक्ल देखी है अपनी आईने में कभी गौर से? इसी शक्ल पर लट्टू हुई थी आप मोहतरमा। याद करो वो दिन जब मेरे एक फ़ोन पर तुम नंगे पैर दौड़ी दौड़ी आती थी। क्यों, कुछ याद आया? मयंक हंसते हुए बोला। मैं कुछ नहीं भूली, समझे? और वैसे भी मेरा मतलब हैंडसम से नहीं था। पहले तुम थोड़े खड़ूस थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हो। मेरे बस कहने का यही मतलब था। ओके, और अब तुम अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और अकड़ कर बैठ गई। हाय क्या फीलिंग आ रही है। हाय दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा मन हो रहा है ज़ोर ज़ोर से अपने टूटे दिल का हाल किसी को सुनाऊं, मेरा मतलब गाना गाऊं, पर यहाँ मेरी कौन सुनता है। इसलिए मेरे दिल अब चुपचाप तुम मेरे सीने में ही धड़को। ओके, यहाँ तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी। वह कविता को चिढ़ाते जा रहा था और मयंक मुद्दतों बाद इतना खुश हुआ था जैसे उसे पूरा जहान मिल गया हो। खुश भी क्यों ना होता, आज उसे उसकी खोई हुई कविता जो मिल गई थी। इस बात से कविता अनजान नहीं थी, वह भी उसको चिढ़ा रही थी। खुश तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ मुंह करके चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। फिर मयंक की तरफ देखकर कड़क और तीखे स्वर में बोली। हाँ तो गाओ ना, किसने मना किया है तुम्हें? जितना मन कहे उतना दुखड़ा सुनाओ मुझको, मैं सुन तो रही हूँ ना। अच्छा ऐसा है तो ओके, मेरा दिल शुरू हो जा और थोड़ी देर के लिए भूल जा कि तू एसीपी मयंक रायज़ादा का दिल है। बस ये याद रख कि तेरा मालिक मुद्दतों बाद तुझे मिला है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे न फांस ले। ये नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणियों सुन ले मेरी। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां करेंगे रोज़ रोज़ बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। ओहो क्या बात है भाई, मेरी जुदाई ने तो तुम्हें सिंगर बना दिया। काश मैं फिर से कहीं चली जाऊं तो जो थोड़े बहुत सुर इधर उधर हो रहे हैं वे भी सुधर जाएंगे। खिलखिला के हंसने लगती है, तभी मयंक उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। खबरदार, जो दोबारा जाने की बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यह सोच लेना। इस बार तुम्हारे इंतज़ार में मैं जिंदा रहा, अगली बार मैं मर ही जाऊंगा। और मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कविता मयंक के गले लग जाती है और रोने लगती है। दोनों बहुत रोने लगते हैं। सॉरी सॉरी, आई रियली सॉरी। मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मयंक के बहते आंसुओं को पोंछने लगती है। तुम्हें कहाँ कुछ पता है, कहाँ गई मेरी वो कभी जो मेरे मन की बात अपने आप जान जाती थी। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और आज कितनी आसानी से कह दिया कि तुम नहीं जानती थी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ गुस्सा थूक दो, तुम्हें मेरी कसम। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारी वही कवि हूँ। कविता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। तो फिर कभी ऐसी बात मत करना। आई लव यू टू, मयंक कविता से कहता है। तब तक दोनों घर पहुँच जाते हैं। मयंक गाड़ी रोक देता है और दोनों गाड़ी से उतरकर मेन गेट पर पहुँचते हैं। मयंक ने डोर बेल बजाई तो अक्षिता ने आकर दरवाज़ा खोला। अपने सामने कविता को देखकर वह तो सन्न रह गई। काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई उसकी।
एक साथ कई बिजली उसके ऊपर कड़कने लगीं। अरे अक्षु, तू यहाँ कैसी है मेरा बच्चा? और वह दौड़कर अक्षिता के गले लग जाती है, पर अक्षिता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यह देखकर कुछ पल के लिए कविता सहम जाती है, उसके बाद दोबारा से उसके गले लगती है। अरे मेरा बच्चा, कैसी है तू मेरी प्यारी परी? देख दीदी आ गई, कितने दिन बाद मिले हैं ना हम। कविता अक्षिता के गले लगे लगे ही रोने लगी। मयंक भी अंदर आ जाता है और बड़े गुस्से से अक्षिता को देखता है, पर अक्षिता ज्यों की त्यों खड़ी रही। मयंक का कोई दबाव उस पर काम नहीं आया। उसने अपनी दीदी को अपने आगोश में लिया ही नहीं, पर कविता चिपकी खड़ी थी अपनी बहन के, और बहन ये सोच रही थी कि उसकी दुनिया अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। पूरी रात ये कविता के साथ बिता कर आए हैं, अब उसकी घर गृहस्थी सब उजड़ने वाली है। क्या बात है अक्षु, तू मेरे आने से खुश नहीं हुई? कविता ने संदेहात्मक दृष्टि मयंक और अक्षु पर डाली। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, अक्षिता ने बेहद मायूसी के साथ मयंक की तरफ देखकर कहा, जैसे कि उसकी नज़र शिकायत कर रही हो कि ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मयंक भी कातर नज़रों से उसे देखता है, जैसे वो कह रहा हो कि तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। दोनों की नज़रों में एक छिपी वार्ता हो रही थी, पर फिर भी अक्षिता बिना कुछ कहे सुने किचन की तरफ बढ़ गई। कविता अवाक सी कभी उसे तो कभी मयंक को देख रही थी, साथ में यह भी सोच रही थी कि अक्षिता यहाँ क्या कर रही है। अब देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, ना कविता, ना मयंक और ना ही अक्षिता। फिर भी हर किसी को अक्षिता ही गलत लग रही होगी। वो एक पत्नी है और पति के लिए उसका प्यार अपनी जगह सही है, और पति का प्यार अक्षिता में स्वार्थ भाव उत्पन्न कर रहा था। एक बहन नहीं, पर एक पत्नी स्वार्थी हो सकती है, पर पति के पहले प्यार को अपनी आंखों के आगे देख उसका रिएक्शन ऐसा होना स्वाभाविक था। और फिर वो ये भी नहीं जानती थी कि कविता उसके और राशि, मयंक की बहन, के चक्कर में इतनी प्रताड़ना झेलकर आई है। और फिर कविता के द्वारा लिखा गया वो पत्र, जो उसके अनुसार कविता घर छोड़ने की रात फेंक गई थी, उसे कविता तो गलत ही लग रही थी। तभी मयंक का फ़ोन बजने लगता है और कविता, जिसके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था, वो मुड़कर मयंक को देखने लगती है। हेलो, हाँ बताओ क्या हुआ? मयंक का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। हेलो सर, होटल के मालिक ओपी दत्ता आए हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मयंक घड़ी में टाइम देखने लगता है। ओफो, इतनी सुबह सुबह? अभी तो सुबह के 4:30 हो रहे हैं। सोर्स लगवाने लगे सेठ जी। चलो मैं अभी पहुंचता हूं, तब तक उन्हें बिठाओ। फिर मयंक सीधा किचन में जाता है और अक्षिता को समझाता है कि वह कविता से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। वह वापस आकर सब पूरी बात बताएगा, और कविता से कहता है कि अभी वह वापस आ रहा है, अभी उसे ज़रूरी काम से पुलिस स्टेशन जाना है, तब तक वह आराम करे। वह पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होता है। इधर अक्षिता किचन में अपनी आँखों के बह रहे आंसुओं को पोंछती है और पानी लेकर बाहर आती है। पानी लो, वो कविता की तरफ पानी का गिलास बढ़ाती है। कविता उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। गिलास हाथ में ले लेती है। इतने दिन गैरों के बीच रहकर भी उसको कभी इतना बुरा नहीं लगा जितना आज अपनों के बीच में गैरों और अजनबी वाली फीलिंग आ रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उन अजनबियों की भीड़ से निकलकर अपने मानू और अपनी सगी बहन अक्षिता के पास आ चुकी है। उसने पानी पिया और फिर बेहद चुपचाप और अजनबी बनी बैठी अक्षिता से पूछा, अक्षिता, घर पर सब कैसे हैं? कविता के मुंह से अक्षिता सुनकर वो चौंक गई। फिर बोली, अच्छे ही होंगे, तुम्हें क्या मतलब? कोई मरे या जिए क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? एकाएक अक्षिता गुस्से से तमतमा गई। तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरी बहन? तूने एक बार भी नहीं पूछा दीदी कैसी हो, कहाँ थी, मरी कि जिंदा हो? कहते कहते कविता फूट फूट कर रोने लगती है। कविता अक्षिता के ऐसे बर्ताव से हैरान थी, पर अक्षिता पर उसके रोने का और उसके सवालों का कोई असर नहीं हो रहा था। क्या पूछूं मैं तुमसे? तुम अपने प्रेमी के साथ क्यों भाग गई थी? शादी करने गई थी ना तुम? तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? क्या तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया, या फिर तुम खुद मयंक की तरह उसे भी धोखा देकर यहाँ आ गई हो? एक से जी नहीं भरा तुम्हारा, जो मेरे पति के साथ भी रात गुजार ली? और क्या पूछूं?
कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे ऐसा करने से पापा को हार्ट अटैक आ गया था। पूरे मोहल्ले में, पूरी रिश्तेदारी में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। मेरे रिश्ते के लिए दर बदर ठोकरें खाते घूम रहे थे भैया। ये तो भला हो मयंक का जिन्होंने अपनी दोस्ती की लाज रख ली। शायद भैया की हालत उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। इतनी थू थू करवाने के बाद भी तुम सोचती हो कि मैं तुमसे कोई रिश्ता रखूंगी। और क्या सुनना चाहती हो मिस कविता जोशी। बस करो अक्षता, भगवान के लिए अब बस भी करो। दोनों कानों पर हाथ रखे कविता चीखने लगी और रोने लगी। वाह भाई वाह, तुम्हें करने में जरा भी शर्म नहीं आई, पर सुनने में शर्म आ रही है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मयंक की पत्नी तो बन गई, पर पत्नी का पूरा अधिकार मुझे नहीं दिया उन्होंने। समझ रही हो ना तुम कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैंने समझौता भी कर लिया था इस चीज़ के साथ कि एक ना एक दिन मयंक मुझे पूर्ण रूप से अपना ही लेंगे। लेकिन नहीं, तुम आ गई ना वापस। अब तुम बताओ मैं क्या करूं। मैं तो ना घर की रही ना घाट की। अब कहाँ जाऊं मैं। अक्षता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और रोए जा रही थी। अक्षता की बातें सुनकर कविता के ऊपर तो जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें गोल गोल घूमती नजर आ रही थीं। एक तो घर का हाल सुना, दूसरा मयंक की शादी, वो भी अक्षता से। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मानू की शादी हो चुकी है, वो पराया हो चुका है। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। अक्षता के अंदर भरे विषैले जहर ने अपना काम कर दिया था। अक्षु, आह अक्षु, बच्चा, मैं नहीं जानती थी कि मयंक की शादी हो चुकी है। वो तो हम इत्तेफाक से मिल गए। पर अक्षता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसके ऊपर ही हावी हो गई। अजीब इत्तेफाक है ना। तुम्हारे साथ सारे इत्तेफाक रात को ही क्यों होते हैं। घर से भागी वो भी इत्तेफाक से रात में, अब मयंक से मिली भी तो इत्तेफाक से आधी रात में। कौन सी शरीफ लड़की आधी रात में घूमने निकलती है। और जो निकलती है ना, जानती हो सोसाइटी उसे क्या कहती है, बाजारू। और ये इत्तेफाक से नहीं, जानबूझकर ये नाम उसे समाज देता है। अब तुम ही कहो, तुमको मैं क्या समझूं, बाजारू। इत्तेफाक से मिल गई, बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से अंदर चली जाती है। और कविता अपने मन में सोचती है कि जो अक्षता गुस्से में बोल गई है वो भी इत्तेफाक से ही सच था। वो बाजार से ही तो उठकर आई थी। गिलास का बचा हुआ पानी खुद उठाकर पीती है, उसे हार्ट पेन होने लगता है। तभी अक्षता वहाँ आती है, एक हाथ में सिंदूर की डिब्बी और दूसरे हाथ में जहर की शीशी, और आकर कविता के सामने अपने दोनों हाथ में हाथ फैलाकर कहती है, जो तुम्हें सही लगे वो अपने हाथ से मुझे दे दो। कविता अपने दर्द को छुपाने का असफल प्रयास करती है और सोफे से मन मजबूत करके खड़ी हो जाती है और अक्षता से कहती है, मेरी लाडो, ये तूने कैसे सोच लिया कि तेरी कविता दीदी तेरी दुनिया उजाड़ने आई है। ना बच्चा ना। और ये क्या, जहर किस लिए। मेरी परी तो सदा सिंदूरों से सौभाग्यवती रहे, सदा सुहागन रहे। तुझे मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ मिलें, मुझे तेरे हिस्से के सारे गम। तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए मेरी बहन। अच्छा, ये पॉइजन क्यों रखती है घर में। ला मुझे दे, मैं लिए जाती हूँ, बाहर फेंक दूँगी। करके अक्षता मुँह दूसरी तरफ घुमाए खड़ी रहती है। कविता समझ गई कि अब उसका यहाँ रुकना बेईमानी होगा, क्योंकि अक्षता नहीं चाहती कि वो वहाँ रुके। और फिर मयंक भी अब उसका अपना नहीं रहा, तो किसके लिए वो वहाँ रुके। अच्छा बेटा, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। सदा खुश रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। और तेरा पति जब आए तो कह देना कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं निकल गई। ओके बाय मेरी बहन। पर अक्षता उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखती है। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कविता बोझल कदमों से, बोझल मन से वहाँ से निकलने का मन बना लेती है। कविता जहर की शीशी अपनी बैग में डाल लेती है और वहीं मेज़ पर पड़ी कोरी नोटबुक और एक पेन अक्षता की नज़रों से बचते बचाते अपनी हैंड बैग में डाल लेती है और घर से निकल जाती है। बाहर खड़े होकर वो जी भर के देखती है अपनों के घर को, जिन्होंने उसे पराया करने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। सुबह के 5 बज चुके थे।
कुछ लोग जॉगिंग करने निकल पड़े थे। ऑटो से सबसे पहले वो फैक्ट्री पहुंची। वहां एक लेटर लिखा और उसे एक बंद लिफाफे में रखकर बंद कर दिया। उसके बाद एक लेटर और लिखा श्यामा के नाम। उसमें लिखा, ठीक 9 बजे जुहू बीच पहुंचकर वो लिफाफा मयंक रायजादा को दे देना, और जो 5,000 रुपये ठेकेदार बाबू पर मेरे चढ़े हैं उनसे वो रुपए भी ले लेना, लिफाफे के साथ वो भी उनको दे देना। और अगर तुम अकेली नहीं जा पाओगी तो खालिद चचा के साथ चली जाना। लिखकर श्यामा, जो कि फैक्ट्री के पास ही झुग्गी वाली बस्ती में रहती थी, खालिद मियाँ भी उसी बस्ती में रहते थे, एक फैक्ट्री के कर्मचारी द्वारा उसके पास दोनों लिफाफे भेज देती है। स्वयं वहाँ से ऑटो में बैठकर जुहू बीच के लिए निकल जाती है। 7 बजे के आसपास वो जुहू बीच पर पहुँचती है। उठती गिरती लहरों को देख रही थी। बार बार अक्षता के शब्द उसके दिल को झकझोर रहे थे। एक बार उसने आंखें बंद करके सबको याद किया, फिर अपने आप से ही कहा, आई एम सॉरी मानू, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ दुनिया से लड़ते लड़ते। अब सुकून से सोना चाहती हूँ, सुकून से सोना चाहती हूँ। आँखों से बहते आंसुओं को लाख रोकने की कोशिश की, पर आज उसकी आँखें भी उसके कहे विपरीत ही चल रही थीं। वो रेत पर बैठी थी, उसके पैर कभी कभार पानी की लहर आकर पखार जाती थी, मानो वो उससे कह रही हो कि कविता, तुम्हारा ये फैसला एकदम गलत है, तुम जियो अपने लिए। पर आज कविता ने मोह की पट्टी उतार कर फेंक दी थी। इस स्वार्थी दुनिया से उसे कुछ नहीं लेना देना था। आज उसका जीवन उसे बेईमानी लग रहा था। आज उसे जीने की कोई वजह नहीं मिल रही थी। उसने अपने बैग से वही जहर की शीशी निकाली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आ रही हूँ, आज तुझे शांति और खुशी दोनों मिल जाएंगे। कब से तू यही चाहता था ना। देख, आज तू जीत गया, मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। तूने मुझे ज़िंदगी भर तकलीफ़ें दी, मैं सबसे लड़ी, पर तुझसे कभी एक शिकायत भी न की। कब से इस दुनिया से लड़ती आ रही हूँ, लेकिन तुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया। फिर भी तेरा दिल नहीं भरा, जो अपनों को ही दुश्मन बना दिया। ये जो बाजारू का टैग दिया है ना तूने मुझे, इससे ही पता चलता है तू कितना निर्दयी है। बाजारू बाजारू सुनते सुनते अब मैं थक गई हूँ। आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। मेरे सीने में भी दिल है, मेरे अंदर भी जज्बात हैं। कब तक सहूँगी और कब तक सुनूँगी। अरे ख़त्म कर दे मेरी सारी तकलीफ़ें, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। फूट फूट कर कविता रोने लगती है। सुना है तू बड़ा सच्चा है, मेरी साथ जो किया सो किया। आज मैं तुझसे अपनी तपस्या का फल मांगती हूँ। मेरे मानू को हमेशा सुखी रखना और उसे कोई तकलीफ़ ना हो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भीगी पलकों से चारों तरफ देखकर खूब रोती है कविता। आज उसके रोने की कोई सीमा नहीं थी, जैसे सबसे मन ही मन में अलविदा कह रही हो, और देखते देखते एकदम से जहर खा लेती है। अपनी बंद होती हुई आँखों से आसमान देखती है। उसकी आँखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वो शायद यह कह रहे थे कि हे भगवान, दोबारा इस बच्ची को इस धरती पर मत भेजना। अपनी अधखुली आँखों से वो नीला आसमान और उड़ रहे पक्षियों को देखती है और सोचती है कि अब वो पूर्णतः स्वतंत्र है उड़ने के लिए। पक्षियों की चहचहाट और लहरों की कलकलाहट उसके निस्तेज पड़ रहे कानों को लोरी सुना रहे थे। सुबह की शीतल हवा मंद मंद उसके बिखरे बालों को ऐसे सहला रही थी जैसे मानो वो कह रही हो, बेटी सुख की गहरी नींद में सो जा। अब तुझे कोई यशवंत, कोई अम्मा, कोई अक्षता, कोई भी रिश्तेदार और तेरा स्वार्थी परिवार कोई नहीं जगाएगा और ना ही तुझ पे चिल्लाएगा। अब तुझे कोई बाजारू नहीं बुलाएगा। अब तुझे मज़दूरों की तरह काम करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी दिन 2 पैसे कम होने की वजह से कोई तुझे भूखा रहने की धमकी नहीं देगा। अब किसी को तुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। सो जा मेरी बच्ची, इस जालिम दुनिया ने तुझे बहुत सताया। अब तू चिर निद्रा में सो जा सदा के लिए। तेरी वजह से किसी की भी बदनामी नहीं होगी अब, ना ही तेरी बहन को तुझसे कोई खतरा होगा। धीरे धीरे उसका शरीर शून्य पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने मयंक का चेहरा घूम रहा था। फिर वो चेहरा अचानक अंधेरे में गुम हो गया। कविता ने आखिरी हिचकी ली और उसके मुंह से जहर का झाग निकल पड़ा। आंखें आसमान को ही ताकती रह गईं, पलकें खुली की खुली ही रह गईं और विदाई ले ली कविता ने इस निर्दयी दुनिया से।
थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। लगभग 8:45 का टाइम था। श्यामा खालिद चचा के साथ जुहू बीच पर बदहवासों की तरह भागती हुई पहुंचती है। वहां पर काफ़ी भीड़ लगी थी। लोग पुलिस को फ़ोन कर रहे थे तो वो भीड़ को चीर कर अंदर पहुंचती है। कविता की लाश वहां देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती है। खालिद चचा भी दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। इधर मयंक घर वापस लौट चुका था। अक्षता से बार बार पूछ रहा था कि कविता कहाँ गई। अक्षता चुपचाप गुस्से से उसको घूर रही थी। उसने कहा, मुझे क्या पता कहाँ गई होगी अपने किसी यार के पास। गुस्से से चिल्लाई। सुनते ही मयंक का हाथ उठने वाला था। उसने वहीं मुट्ठी बना ली। मयंक को पूरा मामला समझ में आ गया। अक्षता ने ही उससे कुछ कहा होगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, अरे मूर्ख औरत, पागल कहीं की, बददिमाग, बदजुबान। तेरी बहन ने तेरी खातिर अपनी ज़िंदगी नरक कर दी और तूने उसके साथ ही बेगानों जैसा बर्ताव किया। तेरी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मुझे तो लगा तू कविता की बहन है, तू कविता की तरह ही संस्कारी होगी, पर तू तो एक नंबर की स्वार्थी और मतलब परस्त औरत निकली। अगर मेरी कविता को कुछ भी हुआ तो यह समझ ले, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। धमकी किसको दे रहे हो? रिश्ता शुरू ही कब हुआ था जो ख़त्म हो जाएगा? जाओ अपनी कविता के पास, उसी से जोड़ो रिश्ता। मयंक को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसने अक्षता को उसके माता पिता की कसम दी और सब कुछ सच सच बताने को कहा। तब उसने बताया कि उसने उस कविता को क्या क्या कहा है। मयंक ने भी पूरी सच्चाई उसे बता दी। अक्षता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। वो सिसक कर रोने लगी और धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई। मुंह पर हाथ रख के बोली, क्या उस दिन दीदी बाहर थी? हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं रात में पढ़ाई कर रही थी। अचानक मेरी आंख लग गई। फिर वॉशरूम जाने के लिए उठी तो देखा सदर गेट खुला था। मैं गेट बंद करके वापस से सो गई। पर उस दिन दीदी ने मुझे बताया भी नहीं था कि वो तुमसे मिलने जा रही है। वो इसलिए कि तुम्हारा सुबह पेपर था, तुम्हारी नींद ना खराब हो इसलिए। मयंक गुस्से से बोला, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? कविता दी ने मेरी इज्जत की खातिर अपने आप को बलि बेदी पर चढ़ा दिया और मैंने उनके साथ क्या किया? कितनी आस लगाकर वो मुझे देख रही थी, पर मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं। काश उस दिन मैंने सदर गेट अंदर से बंद ना किया होता तो मेरी दीदी की ये हालत ना होती। और वो रोने लगती है। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी कविता दीदी को कुछ मत होने देना। एक बार, बस एक बार उनसे मिला दो मुझे तो मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांग लूँ। पता नहीं दीदी कहाँ गई होगी बेचारी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे कितनी उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही मेरी बहन। मुझे अपने सीने से लगाकर खड़ी रही, लेकिन मैंने क्या किया? तभी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाता है। जुहू बीच पर एक लड़की की लाश मिली है। मयंक सुनते ही जल्दी से गाड़ी निकालकर जुहू बीच की तरफ चल दिया। उसका दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे घबराहट हो रही थी और मन ही मन में ये कह रहा था कि हे भगवान, वह मेरी कविता ना हो। भगवान, तू मेरी कविता की रक्षा करना भगवान। जुहू बीच पहुंचकर मयंक देखता है कि वहां काफ़ी भीड़ जमा हो रखी है। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे पहुंचता है और कविता की लाश देखकर वो एकदम से बौखला जाता है और दहाड़े मार मार कर रोने चीखने लगता है। बदहवासों की तरह इधर उधर दौड़ दौड़ कर सबसे पूछने लगता है, मेरी कवि, हाय, यह क्या हो गया? कैसे? क्या हो गया? कवि, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी गोदी में कविता का सर रखकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। चीखने चिल्लाने लगा। वहाँ मौजूद भीड़ उसके रोने पर बहुत रोना आता है। श्यामा और खालिद चचा बड़े ही आश्चर्य से मयंक को देख रहे थे। वहीं पर पुलिस स्टेशन से 2-4 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भी आ गए थे। सब इंस्पेक्टर ने मयंक के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देकर समझाते हुए कहा, मयंक सर, आई एम सॉरी सर, हमें पहुंचने में देर हो गई। संभालिए अपने आप को। जाने वाला जा चुका है। आई एम रियली सॉरी। पर मयंक पर इंस्पेक्टर की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह रोए ही जा रहा था। उसे कहाँ होश थी। तभी श्यामा और खालिद चचा ने कांस्टेबल से पूछा, यह कौन है? कांस्टेबल ने बताया, यह एसीपी मयंक रायजादा हैं। ये कविता जी
शायद इनकी कोई जान पहचान वाली होंगी। श्यामा आगे आकर मयंक के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहती है, मयंक सर, मयंक सर। मयंक पीछे मुड़कर देखने लगता है। कौन? मेरा नाम श्यामा है। मैं और कविता एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। अभी 2 घंटे पहले कविता ने मुझे ये लिफाफा भिजवाया था और उसे आपको देने के लिए कहा था, और ये कुछ रुपए भी हैं उसके, जो बाबूजी के पास बाकी थे। उसने आपको देने के लिए कहा था। मैं लिफाफा देखकर ही जान गई थी कुछ तो करने वाली है कविता, पर ये सब इतना नहीं पता था कि वह अपनी जान देने वाली है। मैं जब तक यहाँ पहुँची काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारी कविता हमारे बीच नहीं है, यह हमने स्वीकार कर लिया। अब आप भी स्वीकार कर लीजिए। अपने आप को संभालिए सर। नम आँखों से मयंक कभी वो लिफाफा तो कभी श्यामा को देख रहा था। उसका तो जैसे मस्तिष्क ही शून्य हो गया था। तभी अक्षता भी पुलिस स्टेशन में पता लगा लेती है कि क्या हुआ है। लड़की की लाश की खबर सुनते ही वो भी जुहू बीच पर पहुंच जाती है और कविता की लाश देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वो जैसे ही कविता को हाथ लगाने चलती है, मयंक उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर देखता है और अपनी एक उंगली दिखाकर पीछे हो जाने का इशारा करता है। मयंक का ये रूप अक्षता ने पहली बार देखा था। वो पहले ही आत्मग्लानि से भरी हुई थी। मयंक के इशारा करने पर वो मुंह पर हाथ रखकर 2 कदम पीछे हट जाती है। मयंक लिफाफा खोलता है, उसमें से लेटर निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, डियर मानू, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ मेरा ऐसा कदम उठाने पर तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो जाओगे, पर क्या करूँ, ज़िंदगी मुझसे ये बलिदान मांग रही है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। गैरों के साथ अपनों को याद करते हुए, अनेकों दुख तकलीफ़ें सहते हुए मैंने पूरे 3 साल गुजार दिए, पर अपनों के साथ तो मैं 3 घंटे भी नहीं गुजार पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब पराए थे, गैर थे। उन सब से मैंने लड़ाई लड़ ली, क्योंकि तब एक उम्मीद थी अपनों से मिलने की। पर अपनों से मैं लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो भी तब जब मुझे पता है कि तुम पराए हो चुके हो। अब जब उम्मीद ख़त्म तो मैं ख़त्म। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू सो मच, फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर। और हाँ, प्लीज़ मेरी अक्षु को अपना लेना, वो भी पूर्ण रूप से। वो अभी बच्ची है, अनजाने में अगर कोई गलती कर दे तो माफ़ कर दिया करना। गुस्से की थोड़ी तेज है, पर दिल की बेहद अच्छी है। और फिर घर गृहस्थी चलानी उसे अभी नहीं आती है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी बहन पर वो धीरे धीरे करके सब सीख जाएगी। ओके, समझे? एसीपी मयंक रायजादा। अगर मेरी अक्षु को जरा भी परेशान किया तो मैं भूतनी बनकर तुम्हें सताऊंगी। हाँ हाँ हाँ। ए मानू, मेरी मौत पर रोना मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। और हाँ, उस यशवंत को बिल्कुल मत छोड़ना। मेरे जैसी जाने कितनी ही कविताओं का हत्यारा है वो पापी कहीं का। वैसे तो मेरी गौरी ने उसे सबक सिखा दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि कानून उसे सज़ा दे। अब मैं अक्षता से बात करती हूँ। डियर अक्षु, पगली, तूने कैसे सोच लिया ये कि कविता दीदी तुझे बर्बाद करने आई है? अरे मेरा बच्चा, अगर मुझे पता चलता कि मानू की शादी हो चुकी है तुझसे या किसी और से भी, तो मैं उसके साथ आती ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उससे प्यार करती थी, पर दूसरी पत्नी बनना मुझे कतई पसंद नहीं आता। और फिर किसी की बसी बसाई गृहस्थी तबाह करके मैं कैसे खुश रह पाती? तू भी ना एकदम बुद्धू की बुद्धू ही है। मेरी परी, हमेशा खुश रहना। अब बात करती हूँ अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार से। डियर मम्मी पापा, भैया भाभी, सादर प्रणाम। मम्मी पापा, आपकी बेटी गलत नहीं थी, बस एक साजिश का शिकार हो गई थी। फिर भी आपकी मेरी वजह से बड़ी बदनामी हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब से आपकी नालायक बेटी की वजह से आपकी कोई बदनामी, कोई जग हंसाई नहीं होगी। आपने मुझे जन्म दिया और मैंने आपको भरे समाज में बदनाम करवाया, पर मैं क्या करूं? शायद किस्मत ने मुझे जन्म ही आपको कलंकित करने के लिए दिया था, पर जानबूझकर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी पापा, भगवान ही जानते हैं, एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं उस काली घिनौनी दुनिया से बचाया। मेरे प्यारे खालिद चचा, क्या सोचा आपने कि आप अपनों को पाकर आपको आखिरी समय में कविता भूल गई? नहीं नहीं चचा,
आपको तो कविता मरकर भी याद रखेगी, जीते जी भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। कविता तो 3 साल पहले ही मर गई होती अगर आप साथ ना देते। और अब मैं गौरी से बात करती हूँ। डियर गौरी, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। हम दोस्त कम सगी बहनें ज़्यादा लगते थे। मैं तुम्हारी वाकई एहसानमंद हूँ। हर कदम पर तुमने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अब सबसे आखिर में बारी आती है अम्मा की। मानो प्लीज़ कैसे भी करके मेरा संदेश उन तक पहुँचाया जाए। डियर अम्मा, मुझे अपने घर में रखा उसके लिए आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अम्मा, पहले तो मैं नहीं कह पाई पर आज ज़रूर कहूँगी। जो भी लड़कियाँ आपके वहाँ लाइन जाती हैं आप उन्हें पनाह देती हो। वो आपको अम्मा बुलाती हैं, मैं भी बुलाती हूँ, तो अम्मा वाला बर्ताव भी किया करो ना। अब कभी कभी 2 रुपये कम होने पर आप मुझे खाना नहीं देती थीं। आप जानती हो भूखे पेट रहकर काम करना कितना मुश्किल होता था। हमारे ही कमाए पैसे की पाई पाई ले लेती हो। बाहर से भी बिना पैसे कुछ खाने को नहीं खरीद पाते थे हम। जीने के लिए 2 रोटी ही सही, बासी तवासी ही सही, पर नमक रोटी तो दे ही दिया करती अम्मा। क्या आप इतनी पत्थर दिल हो? कोई मरे या जिए आपको बस पैसे से मतलब है। शायद इसीलिए आज तक आपकी खुद की कोई औलाद नहीं है। जिस स्त्री में ममता नहीं वो स्त्री कैसे कही जाए। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, औरत बनो अम्मा। मरना आपको भी है एक दिन। क्या जवाब दोगी ऊपर वाले को? मानो मेरी लकी को मेरा प्यार देना और मेरा अंतिम संस्कार मेरठ में करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इस पराये शहर ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हें, मेरी उम्मीद, मेरा सुख चैन, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी। अब मुझे अपने वतन जाना है। और हाँ, मेरे अंतिम कर्म का अधिकार मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझ जैसी बाजारू गिरी हुई लड़की का अंतिम संस्कार अपने पवित्र हाथों से कैसे करेंगे, इसलिए ये काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी को कोई ऐतराज़ ना हो तो, वरना जहाँ मैं मरने जा रही हूँ वहाँ जल देवता काफ़ी नज़दीक हैं। हाँ हाँ हाँ, चाहो तो मेरे लावारिस शरीर को पानी में भी फेंक सकते हो। अगर तुम ना कर पाना तो खालिद चचा से कह देना, वो कर देंगे। वैसे भी बेजान शरीर का तो हर धर्म अपना होता है, और मैं किससे कहूँ, तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। और हाँ, एक बात और, मेरी कमाई के रुपए जो कि श्यामा ने तुम्हें दिए हैं, इससे अपने और अक्षु के लिए अपनी शादी का कोई अच्छा सा तोहफ़ा ले लेना। अब तुम्हारी शादी में तो मैं थी नहीं, पर तोहफ़ा देना तो बनता है। अरे भाई, आखिर तुम्हारी बड़ी साली जो हूँ, पर देखो ना, कहाँ तुम इतने बड़े अमीर आदमी ACP मयंक रायजादा, और कहाँ मैं एक गरीब मजदूर। तुम्हारी मेरी तो कोई बराबरी है ही नहीं। पर अब इस गरीब साली का फ़र्ज भी आड़े आ रहा है, तो बड़े ही अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि तुम्हें किसी सस्ते तोहफे से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, समझ गए ना मानो? लावारिस कविता। कविता का लेटर महज एक लेटर नहीं था, वो उसके टूटे हुए दिल के जज्बात थे। जिस दिल पर बार बार प्रहार किया गया हो, वो बेचारी शिकायत भी न कर पाई किसी से। हजारों बार उसका दिल तोड़ा गया। साफ शब्दों में कहूँ तो उसे मयंक के सिवा किसी ने समझा ही नहीं। मयंक कविता का लेटर पढ़कर तो और भी ज़्यादा रोने लगा। कितना दर्द, कितना अपार दुख तुमने अकेले झेला कवि। अरे, अब मैं तुम्हें मिला था ना, कुछ मुझे भी करने का मौका देती। तुम क्यों चली गई? मैं था ना, मैं सब संभाल लेता। मेरी कवि क्यों चली गई? मयंक के दिल पर उस लेटर का एक एक शब्द नश्तर बनकर चुभ रहा था। ये जालिम दुनिया उसके प्यार को निगल गई थी। मयंक ने उठकर बड़े ही गुस्से से वो लेटर अक्षता को पकड़ा दिया। अक्षता लेटर पढ़ने लगी। उसने श्यामा से पूछा, कोई खालिद चचा के बारे में। श्यामा ने खालिद चचा की तरफ इशारा किया। अक्षता ने वो लेटर उन्हें दे दिया और कविता से लिपट कर रोने चिल्लाने लगी। भीड़ के कारण मयंक दोबारा उसे कुछ कह भी नहीं पाया। खालिद चचा को श्यामा ने कविता का लेटर पढ़कर सुनाया। गौरी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अपने बारे में सुनकर खालिद चचा तो ऐसे रोए जैसे बेटी की विदाई हो रही थी। और सच ही था, बेटी की विदाई ही तो थी, पर ये बेटी वापस आने वाली नहीं थी। सुबह के 11 बज रहे थे। धूप सर पर आ गई थी। मयंक ने हॉस्पिटल से गाड़ी मंगवाई और कविता को उसमें लिटाया गया। मयंक उसके पास उसका हाथ थामे बैठा रहा। दोपहर तक PM पोस्टमार्टम भी हो गया। उसके बाद सभी लोग मेरठ के लिए रवाना होते हैं। घर पर सूचना देकर खालिद चचा भी साथ हो लिए। अक्षता घर जाकर नौकरों को घर की निगरानी का कार्यभार सौंपकर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से निकल पड़ी। सभी मेरठ जा रहे थे। अंतिम विदाई कविता को वहीं देनी थी।
उसकी इच्छा जो थी। तभी मयंक के फ़ोन पर यशवंत का फ़ोन का सारा डेटा नकुल ट्रांसफ़र कर देता है। पर अभी मयंक को ये सब देखने सोचने का होश ही कहाँ था। घर पर अक्षता ने सबको सूचित कर दिया था। सुबह तकरीबन 10 बजे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। कविता को मयंक अपने घर लेकर गया था। वहाँ जाकर वो अपनी माँ से रो रो कर कहता है, मम्मी देखो तुम्हारी बहू आ गई, स्वागत करो। राशि तुम्हारी असली भाभी ये है। उससे तो मैंने समझौते के तौर पर शादी की थी, पर ये तेरे भैया का प्यार है, तेरे भैया की जान है। आज जमाने की खातिर मेरा प्यार बलिदान हुआ है। चिल्लाकर अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगा। घर वाले पूरी बात समझ चुके थे। सभी लोग मयंक को चुप कराने लगते हैं। 11 बजे तक अक्षता भी मेरठ पहुंच चुकी थी। अब वो सीधा अपने मायके गई। वहां उसने सबको सच्चाई बताई और अपने परिवार के साथ मयंक के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही कविता के मम्मी पापा भी खूब रोए और अपनी बेटी के बारे में गलत धारणा रखने के लिए माफ़ी भी मांगी। भाई भाभी भी कविता से मिलकर खूब रोए। कविता को अंतिम विदाई देने की तैयारी होने लगी। कविता की भाभी और अक्षता उसे तैयार करने में लग गई। तैयार होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कविता सो रही है। मयंक अभी भी उसे ध्यान से देखे जा रहा था। किसी ने कहा, बेटा देर मत करो, कविता की अंतिम विदाई का समय आ गया है। तभी अक्षता अंदर से आई। उसने मयंक के सामने अपनी हथेली फैला दी। मयंक उसकी ओर देखने लगा। लो मयंक, दीदी की मांग सिंदूर से सजा दो। ये उनका हक है। देर से ही सही, पर मैंने ये जान लिया है कि तुम दीदी से और दीदी तुमसे कितना प्यार करते थे। इस सिंदूर पर सिर्फ दीदी का हक है और ये हक मैं उनसे छीन नहीं सकती। मयंक अपने और कविता के मम्मी पापा की तरफ डबडबाई आंखों से देखता है और वो लोग भी अक्षता के फैसले से सहमति जता देते हैं। मयंक कविता की मांग भर देता है। मयंक का रोना नहीं रुक रहा था। आज एक कड़क एसीपी भी पूरा टूट चुका था। फिर कविता को एक दुल्हन के रूप में लाल चुनर ओढ़ाई जाती है। फिर तो जन सैलाब उमड़ पड़ा कविता को अंतिम विदाई देने के लिए। दिन के 2 बजे तक कविता की देह को अग्नि देवता के सुपुर्द करके मयंक रोता बिलखता वापस घर आ जाता है। चूँकि मयंक ने ही अंतिम क्रिया संपन्न की थी, इसलिए उसने पूरी विधि विधान के साथ आगे की सारी विधियां भी निभाईं। सारी विधियां पूर्ण करने के बाद मेरठ पुलिस से मिला यशवंत के स्टूडियो पर छापेमारी करवाई। उसमें बहुत सारी लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो वाली पेन ड्राइव्स भी मिली। राशि, अक्षता और सारी लड़कियों के वीडियोस डिस्ट्रॉय कर दिए गए और फिर मेरठ पुलिस ने यशवंत के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ठीक 15 दिन बाद मयंक मुंबई के लिए रवाना हुआ। मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले खालिद चचा से मिला और अम्मा के घर का पता पूछा। फिर वह उस रेड लाइट एरिया में पहुंचा अम्मा के घर छापामारी करने के लिए। मयंक अम्मा के घर में प्रवेश करता है। अरे कौन हैं आप? ऐसे कैसे हमारे घर में घुसे चले आ रहे हैं? अम्मा बड़ी तेज चिल्लाई। कविता जोशी का नाम भली भांति जानती ही होंगी आप। उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आपके खिलाफ पक्का सबूत देकर गई हैं वो। उनका रूम कहाँ है? पहले आप यह बताइए। मयंक ने सख्ती के साथ पूछा। क्या कविता ने सुसाइड कर लिया? पर उसे तो उस दिन आप लोगों ने ही पकड़ लिया था, तो क्या उसने जेल में सुसाइड कर लिया? और फिर जो भी हो, आपको उसके रूम से क्या मतलब? एक बार फिर अम्मा चिल्लाई। आप बताती हैं या नहीं? मैं लेडी कांस्टेबल भी अपने साथ में लाया हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ। तभी अम्मा की चमची शांति बोल पड़ी। फिर धीरे से उसने अम्मा के कान में कहा, पुलिस वालों से पंगा क्यों लेना अम्मा? जो यह पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। बस क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करेंगे। वैसे भी उन्हें यहाँ से कुछ नहीं हासिल होने वाला। कहकर मयंक की टीम को लेकर वो कविता के रूम में जाती है। अम्मा को तो पता भी नहीं था कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है। उन्होंने कविता का सामान ज्यों का त्यों ही पड़ा रहने दिया था। यदि उनको इस बात की जरा भी भनक लगती तो हो सकता है वह कविता के सामान की तलाशी पहले ही ले चुकी होती या वो सब वहाँ से हटवा देती। पर वो तो सोच रही थी कि यशवंत ठीक होते ही कविता को एक बार फिर यहाँ लाकर पटक देगा। पर हो गया उल्टा।
यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ गया। मयंक कविता के रूम में पहुँचा। उसके सामान के पास मयंक का दिल धक से हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बेचारी मेरी कवि कितनी जलील ज़िंदगी बसर कर रही थी। 3 सालों से कुछ नहीं था बेचारी के पास। 5-6 जोड़ी कपड़े थे पुराने पुराने से, और बेड के नीचे एक थाली, 2 कटोरी और 1 गिलास। बस यही गृहस्थी थी उसकी। बाकी सब लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता था, पर यशवंत कविता के आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए अम्मा के हाथों बुरे से बुरा सलूक करवाता था उसके साथ। उस घर में वो बड़ी दयनीय स्थिति में रहती थी। उस रैक में एक ड्रॉर लॉक थी। उसकी चाबी मंगाई, उसको खोला तो उसमें मिनी कपड़े भरे पड़े थे। शायद धंधे के टाइम वह कपड़े खुद ही अम्मा उसे पहनने के लिए देती होंगी, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास थी। सामान की तलाशी होने लगी। वहाँ से मयंक को एक डायरी मिली, जिसमें कविता लगातार 3 साल से अपनी दिनचर्या लिख रही थी। बेड पर जो बिस्तर पड़ा था उसको भी उलट पलट कर देखा गया। तभी मयंक को लगा उस बिस्तर के अंदर कुछ है। एक जगह से बिस्तर थोड़ा सा फटा हुआ था। उसने उसके अंदर हाथ डाल दिया। उसमें से एक नोट निकला जिसमें लिखा था, अम्मा, आज मैं आप लोगों के कहने पर और अपने खालिद चचा की जान बचाने के लिए होटल तो जा रही हूँ, पर वहाँ से जिंदा नहीं आऊँगी। आपने बहुत दुख दिया मुझको, पर मैं यह सुसाइड नोट छोड़कर जा रही हूँ। हो सकता है किसी के हाथ लग जाए, और जिस दिन यह किसी के हाथ लगेगा उस दिन आपके पापों का घड़ा भर चुका होगा। उस दिन आपकी इस पापी दुनिया का अंत हो जाएगा। मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि आपको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। कविता जोशी। अम्मा तो जानती ही नहीं थी कि कविता ऐसा भी कुछ करने वाली है, क्योंकि उसे यशवंत लाया था और यशवंत ही उसकी कमाई का आधा भाग 3 साल से ले रहा था। इसलिए वह यशवंत की ही जिम्मेदारी थी। अगर ठीक होता तो वो कविता को खोजने लगता, पर वह तो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी एक टांग जो टूट चुकी थी और सर पर भी काफ़ी चोट आ चुकी थी। गौरी के ही खरीदे हुए गुंडे की बाइक से टक्कर दिलवा दी थी गौरी ने यशवंत को। वह भी अपनी करनी की सजा ही भोग रहा था। अम्मा ने भी ऊंचे पद पर विराजमान लोगों के फ़ोन लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि हर महीने इन लड़कियों की कमाई से एक हिस्सा उन सभी सफ़ेद पोशों को भी पहुंचाया जाता था। इस बार मयंक किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। उसने कविता के कपड़े और उसकी डायरी वहाँ से जब्त कर ली। वहाँ से निकलकर वह सीधे होटल पहुँचा। उसने उस होटल की सारी CCTV फुटेज निकलवाई, जिसमें कविता अम्मा के द्वारा भेजे गए 2 बाउंसर्स के साथ उस होटल में गई थी। इन सब चीज़ों से अनजान अम्मा अब तो बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि इन सब चीज़ों का अंदेशा उसे बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी दिनों तक अदालत में केस चला। आज अम्मा को सज़ा होने वाली थी। अपनी गाड़ी से अदालत पहुंची और गाड़ी से उतरकर अपने वकील से मिलने लगी। तभी वहां पर मयंक अपने वकील के साथ मौजूद था। वह चलकर अम्मा के पास आया। उसने जेब से कविता का लेटर निकाला और उनको पढ़कर सुनाया। आज पहली बार अम्मा की आंखों में कविता के लिए 2 आंसू आए थे। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू पोंछ लिए। शायद कविता की बेऔलाद कहने वाली बात उन्हें खटक गई थी। अम्मा को जेल हो गई। आज कविता की आत्मा खुश हो गई होगी, मयंक मन में सोच रहा था। मयंक अपने घर वापस आ गया और उसी रात कविता की डायरी पढ़ते पढ़ते कब सो गया पता ही नहीं चला। उसने देखा कि कविता उसके सिरहाने बैठी उसका सर सहला रही है। मानू, कैसे हो? एक आवाज़ सुनाई पड़ी। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई कवि? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गई हूँ? मैं तो यहीं हूँ, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी धड़कनों में। झूठ बोल रही हो तुम बड़ी बेवफा हो। तुमने वफा नहीं निभाई मेरे साथ। मयंक बोला, आह, तुम मुझे यह नाम मत दो। मैं बेवफा नहीं हूँ। अगर बेवफा कहोगे तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊँगी। इस बार आवाज़ में बहुत दर्द था उसकी। नहीं नहीं कवि, मुझे माफ़ कर दो।
मैं तुम्हें बेवफा नहीं कहूँगा। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें यह नाम नहीं दूँगा। प्लीज़ कभी आ जाओ ना मेरे पास। पर कविता ने अपना हाथ धीरे धीरे खींच लिया। मयंक नहीं नहीं चिल्लाता जा रहा था। धीरे धीरे कहीं अंधेरे में कविता गुम होती जा रही थी। अचानक वो गायब हो गई और मयंक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कवि, मेरी प्यारी कवि, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। कवि, सुनो सुनो। और तभी उसकी आँख खुल गई। उसने देखा कि उसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं और वह बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा है। तेज़ चिल्लाने के कारण उसका गला सूख रहा था और उसकी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थीं। उसने जल्दी से पानी पिया और भौचक्का सा इधर उधर देखने लगा और अपने आंसू पोंछने लगा। मेरी कवि, आवाज़ सुनकर अक्षता अंदर से भागती हुई आई। क्या हुआ मयंक, तुम ऐसे चिल्लाए क्यों? अक्षता ने पूछा और उसका हाथ पकड़ने चली। मयंक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अक्षता से कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्षता चुप हो गई और एक तरफ खड़ी हो गई। आज उसे मयंक पर गुस्सा जरा भी नहीं आ रहा था। आज उसे मयंक की ऐसी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी हालत की जिम्मेदार भी वो ही खुद थी। लेकिन वो जानती थी कि वक्त के साथ साथ मयंक हो सकता है उसे अपने दिल में थोड़ी सी जगह कभी दे ही देगा, और अगर नहीं भी देगा तब भी वो कभी शिकायत नहीं करेगी। ये उसका वादा था अपनी कविता दीदी से और अपने आप से भी। दी एंड।